3 व्यावसायिक सेवा। व्यावसायिक सेवाओं में हम सेवाओं के बारे में जानना चाहेंगे कि सेवाएं क्या होती हैं। चूँकि वस्तु को पहचानना अत्यंत सरल है, क्योंकि उसका एक भौतिक स्वरूप होता है, यानी कि उसका आकार, उसको छूकर और उसको समझ सकते हैं। परंतु सेवाओं का कोई रूप नहीं होता, अर्थात उसमें 5 गुणों का समावेश होता है। पहला गुण अमूर्त, यानी कि बस सेवाओं का कोई भी रूप, आकार, रंग नहीं होता। दूसरा, भंडारण नहीं हो पाता, यानी कि इन्वेंट्री नहीं होती। वस्तुओं को जिस तरीके से हम किसी एक स्थान पर संचय कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं, उसी तरीके से सेवाओं को हम संचय, इकट्ठा और एकत्रण नहीं कर सकते। अर्थात उनको एकत्रित कर पाना संभव नहीं है। वह जहाँ उत्पादित होती हैं वहीं उसका उपभोग होता है। अभिन्नता तीसरी विशेषता है सेवाओं की। अभिन्नता का अर्थ है कि जिस प्रकार वस्तु एक ही प्रकार की कई बन सकती हैं, किंतु सेवाएं हर बार प्रत्येक प्रकार से अलग अलग तरीके से बनाई जाती हैं। यानी कि यदि कोई सेवा आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित करना हो तो उनमें परिवर्तन संभव होता है, जबकि वस्तुओं में ऐसा संभव नहीं होता। अगला सेवा का गुण है वह है संबद्धता। संबद्धता का अर्थ है कि उसे आवश्यकता अनुसार अपने रूप में ग्राहक इसका उपयोग कर सकता है। असंगतता अगला गुण है। असंगतता का मतलब यह है कि उसका उत्पादन और उपभोग दोनों ही अलग अलग स्थान पर होते हैं। जैसे एक कार बनाने वाली कंपनी उसका निर्माण या विनिर्माण किसी मुंबई में करती है तथा उसका उपयोग अपने जिले गंजबाजुता में कर सकती है, किंतु सेवाओं में जहां उसका उत्पादन होगा वहीं उसका निष्पादन किया जाएगा। आइए अब इनके विशेषताओं और महत्व को आगे समझेंगे। व्यावसायिक सेवाओं को समझ लेने के पश्चात आइए उसके प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। पहला प्रकार सामाजिक सेवाएं। सामाजिक सेवाओं को प्राप्त करने के लिए जैसे शैक्षिक सेवाएं, एनजीओ कई प्रकार की मानवता हित के लिए या मानवीय विकास के लिए कई चीज़ों को लेकर कार्य करती हैं। उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो सेवाएं चलाती हैं वह प्रकार सेवाओं का सामाजिक प्रकार की कहलाती हैं। सामाजिक सेवाएं ऐच्छिक रूप से सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जैसे शैक्षिक सुविधाएं एनजीओ द्वारा दी गई सुविधाएं होती हैं। आइए दूसरे प्रकार की सेवाएं यानी कि व्यक्तिगत सेवाएं। वे सेवाएं जिनको विभिन्न विभिन्न ग्राहक द्वारा विभिन्न तरीके से प्राप्त किया जाता है, जैसे पर्यटन, जलपान गृह। यानी कि व्यक्तिगत आवश्यकताएं अलग अलग होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त करता है, उसको लेता है। जैसे कि पर्यटन, घूमने फिरने के लिए, मनोरंजन के रूप में जलपान गृह वगैरह, ये सभी सुविधाएं व्यक्तिगत कहलाती हैं। तीसरी व्यवस्थाएं जो सेवाओं का प्रकार है वह है व्यावसायिक सेवाएं। अर्थात वे सेवाएं जिन्हें व्यावसायिक संस्थान द्वारा अपने कार्यों को संचालने के लिए उपयोग में किया जाता है। उदाहरण बैंकिंग सेवाएं हैं, परिवहन सेवाएं हैं, बैंकिंग संचार है, अर्थात जिनका उद्देश्य आर्थिक धन को लाभ कमाना और उसके बदले में सेवाओं को प्रदान करना कहलाता है। वे सारी सुविधाएं व्यावसायिक सुविधाएं कहलाती हैं। आइए सेवाएं एवं वस्तु में अंतर को स्पष्ट करते हैं। इनको हम 3 कॉलमों के आधार पर अंतर स्पष्ट करेंगे। पहला कॉलम हम अंतर का आधार बिंदु, द्वितीय कॉलम सेवाएं तथा तृतीय कॉलम वस्तुओं के आधार पर इसको स्पष्ट करते हैं। पहला अंतर का आधार बिंदु प्रकृति है। प्रकृति यानी कि सेवाओं की प्रकृति किस प्रकार की होती है। सेवाएं एक क्रिया अथवा प्रक्रिया होती है। यदि जैसे हमने देखा होगा एक किसी सिनेमा हॉल में जब हम फिल्म को देखते हैं तो फिल्म में जो हमें अनुभव या अनुभूति होती है तो वह सेवाएं कहलाती हैं। जबकि वस्तु है भौतिक पदार्थ है, यानी कि उसको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं और उसको आकार भी समझ सकते हैं।
जैसे कि उसी वीडियो को जिसको हम देख रहे थे उसी की कैसेट को देखते हैं, उस कैसेट को हमने हाथों में पकड़ सकते हैं, यानी कि वह वस्तु कहलाई। और जो सिनेमा देखकर हमने अनुभूति ली वह सेवाएं कहलाएगी। आइए इसका द्वितीय आधार बिंदु विभिन्न रूपता, यानी कि सेवाएं ग्राहक के अनुसार बदलती रहती हैं निरंतर। एक ही सेवा को कई प्रकार से प्रदान कर सकते हैं। जैसे आज इस पाठ को मैंने पढ़ाया, आवश्यकता अनुसार किसी व्यक्ति को कोई समस्या है तो उसी समझाने के तरीके को मैं नेक्स्ट टाइम पर बदल सकता हूँ, यानी कि सेवाएं परिवर्तनशील होती हैं। जबकि वस्तुओं में बदलाव नहीं होता है, यानी कि यदि हम उदाहरण लेके चलें कि सैमसंग का 507 कोई मोबाइल लिया, उसे पुनः मांगने पर उसको उसी रूप में प्रदान करना पड़ेगा, उसमें बदलाव होना संभव नहीं होता। तृतीय बिंदु अभिन्नता है। अभिन्नता का अर्थ है किसी वस्तु का उत्पादन एवं उपभोग दोनों ही स्थान किस प्रकार के हैं, यानी कि सेवाएं जहां उत्पन्न होती हैं वहीं उसका निष्पादन होता है, यानी कि उपभोग होता है। जैसे मैं आज यहाँ पढ़ा रहा हूँ, उसमें जो सेवा प्रदान हुई है वो आज ही आप उसको ग्रहण से कर सकते हैं, जबकि वस्तु में उत्पादन किसी अन्य स्थान पर होगा और उपभोग किसी अन्य स्थान पर। यानी कि यदि किसी कार का अपन उदाहरण लेके चलें तो उसका उत्पादन किसी बड़े कारखाने मुंबई, कलकत्ता या महानगरों में हुआ होगा, उसका उपभोग कुछ छोटे शहरों तक या जिला कस्बे तक पहुंचा है, यानी उत्पादन स्थान अलग है और उपभोग स्थान अलग होता है। चौथा उदाहरण रहतिया यानी इन्वेंट्री। सेवाओं को संचय एवं भंडारण करना संभव नहीं होता। सेवाएं एक ही जगह पर एकत्रित नहीं हो सकती, जबकि वस्तुओं को हम पूर्व में ही आवश्यकता अनुसार एकत्रित कर सकते हैं, एक निश्चित स्थान पर उसको इकट्ठा करके रख सकते हैं। संबद्धता यानी कि सेवाएं आवश्यकता अनुसार व्यक्ति के अनुसार बदलती रहती हैं और वस्तुएं सुपुर्द की समय भाग लेना संभव नहीं है, जैसे ही किसी वस्तु का विनिर्माण। आशा करते हैं आपको वस्तुएं और सेवाएं समझ में आ गई होंगी। अगला बिंदु हम आगे पढ़ते हैं। कुछ व्यावसायिक सेवाओं को समझते हैं। पहली व्यावसायिक सेवाएं बैंक को समझते हैं। बैंक का अर्थ है, बैंक वह संस्था होती है जो कि मुद्रा के लेन देन का कार्य करती है, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तियों को अग्रिम ऋण या ऋण के रूप में मुद्रा को प्रदान करती है, वह लोगों की जमा को स्वीकार करती है। आजकल मुद्रा का जो लेन देन किया जाता है वह बैंक के अतिरिक्त कई और भी ऐसे कार्य हैं जहां पर साख का निर्माण यानी उधारी प्राप्त होती है। एजेंसी कार्य व समान सेवाएं कार्य की जाती हैं। आइए इसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं सेवाओं के प्रकार के लिए। आइए बैंक के कार्य यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को हम निम्न चार्ट के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। इन्हें हम स्पष्ट करना चाहें तो दो मुख्य धाराएं जैसे प्राथमिक कार्य और द्वितीय सहायक कार्य यानी मुख्य सहायक कार्य के रूप में समझते हैं। प्राथमिक कार्य क्या होता है? प्राथमिक कार्य यानी कि जो मुख्य रूप से बैंक कार्य करती है उसे प्राथमिक कार्य कहा जाता है। इसमें पहला कार्य हम जमा स्वीकार करने को कह सकते हैं। बैंक का प्रमुख कार्य जनता से जमा को स्वीकार करना होता है, यानी जो निक्षेप जनता द्वारा इकट्ठा करा जाता है उनको एकत्रित करती है। बैंक विभिन्न प्रकार के ग्राहकों की आवश्यकता के अनुकूल निम्न प्रकार के खाते जैसे निश्चितकालीन जमा खाता, चालू खाता, बचत खाता, आवर्ती जमा खाता और बहुविकल्पीय जमा खाते के रूप में खाते खोलने की सुविधा प्रदान करती है। यानी कि उनका प्राथमिक कार्य स्थायी रूप से अवधि के आधार पर जमा खाता खोलना, चालू खाता खोलना, बचत खाता जमा, आवर्ती जमा, बहुविकल्पीय खाते के रूप में जमाओं को स्वीकार करती है। यह बैंक का मुख्य कार्य का प्रथम प्राथमिक कार्य कहलाएगा। दूसरा भाग यदि हम देखते हैं तो बैंक का कार्य धन को उधार देना भी होता है, यानी कि ऋण प्रदान करना होता है। बैंक का दूसरा प्रमुख कार्य लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। बैंक यह कार्य निम्न प्रकार की सेवाएं जैसे ऋण देकर, बैंक अधिविकर्ष द्वारा नकदी उधार और बिलों की कटौती आदि के द्वारा व्यक्तियों को
ऋण उधार देती है। आइए इसके द्वितीय यानी सहायक कार्य को अन्य बिंदुओं के आधार पर समझते हैं। पहला कार्य, सहायक कार्य में एजेंसी यानी संबंधी कार्य होते हैं। एजेंसी बैंक उपरोक्त प्राथमिक कार्यों के अतिरिक्त भी कई सहायक कार्य जैसे एजेंट के रूप में या समान उपयोगिता के कार्य के रूप में कार्य करता है। एजेंट के कार्य के रूप में यानी कि प्रतिनिधि के रूप में बैंक कार्य करती है। इसको हम निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। बैंक अपने ग्राहक की ओर से चेक, किराया, ब्याज इत्यादि एकत्रित करता है और इसी प्रकार उनकी ओर से करा और बीमा की किस्तों को आदि को अदायगी करता है। द्वितीय बिंदु, बैंक अपने ग्राहक के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों की जानकारी प्राप्त करके उनकी ओर से खरीदने, बेचने और सुरक्षित रखने का कार्य भी करता है। तृतीय बिंदु, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपये भेजना भी बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इन सभी बिंदुओं के आधार पर हम बैंक को एक एजेंसी या प्रतिनिधि के रूप में समझ सकते हैं। अब इसका जो दूसरा भाग सहायक कार्य है वह समान उपयोगिता की सेवाओं का कार्य है। इनके लिए हम कुछ बिंदुओं के आधार पर इसको स्पष्ट करेंगे। व्यापारिक बैंक अपने ग्राहक को सुविधा के लिए कुछ अन्य कार्य भी करता है। जैसे देखा जाए, बैंक अपने ग्राहक को लॉकर्स की सुविधाएं प्रदान करता है। बैंक अपने ग्राहक को यात्रा के में जाते समय नकद राशि साथ न ले जाने की सुविधा भी और सुरक्षा की दृष्टि से यात्री चेक की सुविधा प्रदान करता है। तीसरा, अपन उदाहरण लें तो बैंक अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की सूचना देश विदेश के व्यापारियों को देते हैं तथा देश विदेश के व्यापारियों की आर्थिक स्थिति की सूचना अपने ग्राहक को देता है। बैंक अपने ग्राहक की सुविधा के लिए बैंक ड्राफ्ट और भुगतान आदेश जारी करता है। इन सभी आधारों पर हम इनके समान कार्य को या उपयुक्तता की सेवाओं को समझ चुके होंगे। आशा करते हैं कि आपको ये सब सेवाएं समझ में आ रही हैं। आगे हम बिंदुओं का अध्ययन। खाता, इस खाते में एक निश्चित अवधि की समाप्ति के बाद खाताधारी इस राशि को अपने खाते से निकाल ले सकता है। इस खाते में जमा राशि पर बैंक अधिक दर से ब्याज देती है। जमा की अवधि जितनी लंबी होती है, ब्याज की दर उतनी ही अधिक होती है। अर्थात एक निर्धारित समय 6 माह, 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 3 माह, साल, 5 साल, एक निश्चित समय के लिए ग्राहक अपने निक्षेप को जमा करता है तथा जितना लंबा समय बढ़ता जाता है उतना ही समय की से ब्याज दर की राशि बढ़ती जाती है और उसकी बचत में वृद्धि हो जाती है। दूसरे प्रकार का जो खाता है वो चालू जमा खाता है। अर्थात यह खाता व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए खोला जाता है। चालू जमा खाता यह व्यापारी वर्ग के लिए खोला जाता है, अर्थात जिनका दैनिक कार्रवाई के लिए आवश्यक राशि समय समय पर निकाली भी जाती है और दैनिक रूप से जमा भी की जाती है। चूँकि यह ग्राहक की सुविधा के लिए दिए बनाया गया खाता होता है, इसलिए इस पर ब्याज की दर प्राप्त नहीं होती और इन पर सेवा शुल्क वसूल किया जाता है। तीसरे प्रकार का जो खाता है वह बचत खाता होता है। इसमें आम जनता के व्यक्ति छोटी छोटी बचतों को जमा करते हैं। केवल थोड़ी राशि इस खाते खोलने में लगती है और इसमें समय समय बैंक ब्याज भी देता है, जो कि निश्चितकालीन जमा खाते से तुलनात्मक रूप से कम होती है। अगला खाता आवर्ती जमा खाता। इस खाते में जमाकर्ता एक निश्चित समय तक प्रति मास एक निश्चित राशि जमा करता है, अर्थात हर एक माह में एक निर्धारित राशि वह अपने खाते में जमा करता रहता है। जमाकर्ता की जमा राशि ब्याज सहित उन्हें एक निश्चित समय के बाद प्राप्त हो जाती है। इस खाते में मिलने वाली ब्याज की दर बचत बैंक खाते पर मिलने वाली ब्याज की दर से अधिक होती है, किंतु निश्चित जमा जो अवधि का खाता था उससे ब्याज दर कम प्राप्त होती है। अगला खाता बहु विकल्प जमा खाता। यह खाता बचत खाता मियादी जमा खाते का मिश्रण है। जो अपन ने ऊपर बचत खाता पढ़ा है और मियादी एक निश्चित समय अवधि के लिए जो खाता खोला जाता है, इन दोनों का मिला जुला रूप होता है। इसके अंतर्गत खाताधारक के निदेशक के अनुसार उसके बचत खाते में जमा राशि एक निश्चित समय के बाद और निश्चित समय अवधि के बाद परिवर्तित की जाती है। इस प्रकार यदि किसी समय उसके बचत खाते में जो राशि रखी हुई है उसके द्वारा काटे गए चेक के लिए अपर्याप्त है तो शेष राशि
मियादी जमा से बचत खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है। इस खाते धारक को दो प्रकार के लाभ होते हैं। इन्हें ब्याज दर अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, यानी कि ब्याज दर ऊंची दर होती है, तथा चेक अनादर होने का जोखिम कम हो जाता है, क्योंकि चेक की आपूर्ति को इस खाते के से पूर्ण कर ली जाती है। के बारे में भी जान लेते हैं। अन्य बैंकिंग सेवाओं में पहली सेवा बैंक द्वारा ऋण प्रदान है। इसमें बैंक कर्जदार को एक निश्चित समय राशि के लिए, समय अवधि के लिए किसी स्थायी संपत्ति को क्रय करने के लिए देता है। ऋण अदायगी मासिक रूप से, त्रैमासिक रूप से, अर्धवार्षिक रूप से की जाती है, अर्थात एक लंबी राशि पूंजी के रूप में व्यापार स्वामी को प्रदान की जाती है, जिसकी वसूली के रूप में एक तिमाही, 6 माही या अर्धवार्षिक किस्तों के रूप में छोटे छोटे भागों में जमा करी जाती है। दूसरा सेवा बैंक अधिविकर्ष। अधिविकर्ष का अर्थ है कि बैंक में जो राशि खाते में जमा है, आवश्यकता पड़ने पर उस जमा राशि से व्यक्ति की साख के अनुसार अतिरिक्त राशि प्राप्त हो जाती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत बैंक अपने ग्राहक को चालू खाते में जमा की गई राशि से अधिक राशि निकालने की अनुमति देता है। कोई भी व्यावसायिक कोषों को की अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए इस व्यवस्था को अपना सकता है। ब्याज केवल अधिक निकाली गई राशि पर ही दिया जाता है, यानी कि जो राशि अपने खाते में पहले से जमा थी, यदि उससे अतिरिक्त राशि अपने बैंक से प्राप्त करते हैं तो ब्याज की दर जो अतिरिक्त एक्स्ट्रा राशि है उसी पर बैंक निर्धारित करती है। अगला नकदी उधार। नकदी उधार का अर्थ है नकद रूप से राशि प्रदान करना। नकदी उधार में ओवरड्राफ्ट जैसी एक व्यवस्था है। इसके अंतर्गत खाता किसी मूर्त संपत्ति की जमानत पर अपने खाते में जमा राशि से अधिक एक निश्चित सीमा तक रुपया निकाल सकता है। मूर्त संपत्ति से अर्थ यहाँ पर वह संपत्ति जो कि स्थायी रूप रखती हो, जैसे मकान, जमीन, सोने, जेवर आदि को मान सकते हैं। इसके लिए चालू खाते का होना अनिवार्य होता है। इसमें केवल अनिवार्य नहीं है, इसमें केवल निकलवाई गई राशि पर ही ब्याज देना होता है। अगला बैंक के कार्य को देखते हैं। बिलों की कटौती। वाणिज्यिक बैंक व्यावसायिक फर्मों को उनके विनिमय प्रपत्रों, प्रतिज्ञा पत्रों, हुंडियों की कटौतियों के द्वारा भी ऋण प्रदान करती है। बैंक द्वारा ऐसे दस्तावेज का भुगतान कटौती पर, यानी उसके अंकित मूल्य से कम पर किया जाता है। यानी कि बैंक कई बिलों का भुगतान अपने माध्यम से कराती है। जैसे अपन चेक देख रहे हैं, प्रतिज्ञा पत्र देख रहे हैं, विनिमय पत्र देख रहे हैं, इनके द्वारा बैंक ऋण प्रदान करती है, तथा अगर व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है तो समय अवधि के पूर्व उसे जो राशि इन प्रपत्रों पर डाली गई है उससे कम मूल्य देकर उस पर भुगतान कर दिया जाता है। पांचवा बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट एक प्रपत्र है जिसमें कोषों के हस्तांतरण के लिए प्रयोग किया जाता है। बैंक ड्राफ्ट बैंक की एक ब्रांच द्वारा उसी बैंक के अन्य ब्रांच या किसी अन्य बैंक की ब्रांच पर लिखा जाता है, जिससे यह आदेश दिया जाता है कि उस व्यक्ति को जिसका नाम ड्राफ्ट पर लिखा गया है अथवा उसके आदेश पर एक निर्दिष्ट धनराशि का भुगतान कर दिया जाए। बैंकर्स चेक भुगतान आदेश। यह बैंक ड्राफ्ट की भांति ही है। दूसरे शब्दों में यह एक ऐसा बैंक ड्राफ्ट है जिसका भुगतान केवल उसी शहर में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक सेवाएं। बैंक व्यवहारों में कंप्यूटर व इंटरनेट के प्रयोग करने से इलेक्ट्रॉनिक बैंक कहा जाता है। यदि हम बैंक के कार्य को किसी कंप्यूटर के माध्यम या इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, जो कार्य अपन ने बैंक के अभी देखे, इन्हीं सब कार्यों को व्यवहार यदि हम किसी कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से करते हैं तो वह इलेक्ट्रॉनिक बैंक कहलाता है। इस सेवा के कारण जब ग्राहकों को बैंक से लेन देन करने के लिए हर समय बैंक जाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि 24 घंटे कहीं भी बैठे हुए कंप्यूटर इंटरनेट की सहायता से बैंक से अपना कार्य के लिए कर सकता है, अर्थात लेन देन करना संभव हो जाता है। बैंकिंग सेवाएं निम्नलिखित हैं। पहले है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इस प्रणाली के अंतर्गत इंटरनेट के माध्यम से रुपया एक खाते से दूसरे खाते में हस्तांतरित किया जाता है। इसका प्रयोग
प्राय संस्थाओं के द्वारा अपने कर्मचारी के खाते में मजदूरी अथवा वेतन हस्तांतरित करने के लिए करा जाता है। दूसरा, बैंकिंग कार्य स्वचालित टेलर मशीन, जिसे अपन एटीएम कहते हैं। एटीएम एक ऐसी स्वचालित मशीन है जिसमें कार्ड डालने में तथा अपनी व्यक्तिगत पहचान, पर्सनल आईडी नंबर, पिन टाइप करने से रुपया निकाल सकता है, जमा करवाया जा सकता है। यह मशीन 24 घंटे काम करती है। चूँकि एटीएम से सभी लोग परिचित हैं, इसलिए इस पाठ्यक्रम को हम जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड, जिसको माध्यम से अपन इसको सरलता से समझ सकते हैं। डेबिट कार्ड बैंक के ग्राहकों को उसकी बैंक में जमा राशि के बदले में जारी किया जाता है। ग्राहक उसके आधार पर माल सेवा के विक्रेता को तुरंत भुगतान कर सकता है यदि विक्रेता के पास टर्मिनल सुविधा उपलब्ध हो। यानी कि जिस व्यापारी से माल खरीद रहे हैं, यदि उसके खाते में वह राशि है जिसे वह भुगतान करना चाहता है और उस टर्मिनल सुविधा यानी कि बैंक से सुविधा ले रखी हो कि वह उस कार्ड के माध्यम से किसी व्यापारी को भुगतान कर सकता है, तो वह डेबिट कार्ड के माध्यम से किसी भी व्यापारी को भुगतान कर सकेगा। चौथा, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का अर्थ है कि जमा राशि से अधिक राशि भुगतान करने पर बैंक उसे साख की सुविधा देता हो। जिन ग्राहकों की साख अच्छी होती है, बैंक नज़र में वह समय पर भुगतान कर सकते हैं। इस प्रकार उन्हें अधिक विकल्प की सुविधा एक कार्ड के माध्यम से दी जाती है। ऐसे कार्ड धारकों को क्रेडिट कार्ड धारक कहा जाता है। इस प्रकार प्रयोग की राशि को बैंक समझौते के अनुसार जमा करवाया जाता है। टेली बैंकिंग। इस सुविधा के अंदर बैंक का ग्राहक फोन पर किसी भी समय अपने खाते का शेष या कुछ अंतिम व्यवहारों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। कोर बैंकिंग। इस बैंकिंग पद्धति का पूरा नाम कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है। इस पद्धति में ग्राहक एक विशेष ब्रांच, केवल वह ब्रांच जिसमें सीवीसी सुविधा प्राप्त हो। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सीवीसी का अर्थ है मैं खाता खोलकर पूरे देश में उस बैंक की किसी भी सीवीसी ब्रांच में जाकर व्यवहार कर सकता है। सीवीसी ब्रांच ग्राहक के लिए यह अर्थहीन है कि वह किस सीवीसी ब्रांच का ग्राहक है। रियल टाइम सेटलमेंट आरटीजीएस, तुरंत समग्र निपटान प्रणाली, यानी कि जिस समय कोई ग्राहक अन्य अपने ग्राहक को भुगतान करता है, ठीक उसी समय पर उसे राशि उसके खाते में प्राप्त हो जाए। इस प्रकार का पेमेंट जिस खाते के माध्यम से या जिस इलेक्ट्रॉनिक बैंक के माध्यम से करते हैं उसे आरटीजीएस पेमेंट कहा जाता है। आरटीजीएस कोषों के हस्तांतरण की प्रक्रिया है जिसमें एक बैंक खाते में दूसरे बैंक खाते में धन का हस्तांतरण तुरंत हो जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत आरटीजीएस के व्यावसायिक घंटों में कंप्यूटर के माध्यम से लेन देन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अगला भुगतान, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कोष बैंक एनईएफटी, जिसको शॉर्टकट में अपन कहा जाता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यह कोष हस्तांतरण का अत्यंत सुरक्षित, विश्वसनीय, तेज मितव्ययी साधन है। इस साधन में सारी बैंक नेशनल फंड से जुड़ जाती हैं और उनका भुगतान डायरेक्ट कोष राष्ट्रीय कोष से करा जाता है। इस योजना के अंतर्गत दोनों पक्षों के मध्य कोषों का हस्तांतरण इलेक्ट्रॉनिक निर्देश के द्वारा होता है, जिसमें निश्चित समय अंतराल के पश्चात समूह में लेन देन का निपटारा किया जाता है। अंतर्गत सोमवार शुक्रवार दिन में 6 बार किया जाता है। इस प्रकार एनईएफटी में बैंकों को ज़्यादा राशि अपने कोष में रखनी पड़ती है। सारी बैंक आरबीआई यानी नेशनल लाइसेंस बैंक से जुड़ी होती हैं और उसका भुगतान समय पर निश्चित रूप से किया जाता है।